हेलो बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं आज। तो कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स रेट को अफेक्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अभी रेट लो क्या है एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये टॉपिक हम पढ़ेंगे आज अपने इस लेक्चर में। एक तो आपको आज पढ़ना है रेट लो, एक तो हम ये पढ़ेंगे आज, एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये 2 पॉइंट आपको पढ़ने आज। तो इससे पहले रेट लो से पहले एक लो था हमारे पास, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अब लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज, जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे तो अगर देखें इसके अकॉर्डिंग तो अगर हमारे पास जितनी भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं जब आपस में वो कोलिजन करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे वो। तो कितनी ज्यादा है स्पीसीज उतना ही ज्यादा कोलिजन होगा, जैसे हमने कल बोला था। तो उसी के अकॉर्डिंग रेट जो है वो हम दिखा देंगे रिएक्शन का। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि रेट, अब जैसे सपोज इसमें बता दूं बात हो कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, इसने ये बोला है। एंड ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज, जैसे फॉर एग्जांपल लेट हमने एक रिएक्शन ले ली, लेट ए रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्शन है कि 2A प्लस B, इट गिव्स द प्रोडक्ट। ठीक है, अब रेट हमने क्या कहा था कि रेट क्या होता है, कंसंट्रेशन में चेंज आना विद टाइम, टाइम के साथ कंसंट्रेशन में चेंज आना इन एनी ऑफ द स्पीसीज। जो वो रिएक्टेंट वाली स्पीसीज है या प्रोडक्ट वाली स्पीसीज है उनकी कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा उसको हम क्या कहते हैं, रेट बोलते हैं, विद टाइम के साथ में जो भी चेंज आया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम रेट को रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं, बट यहाँ पर प्रोडक्ट को हमने सिंपली दिखा दिया है। तो जो रेट है लॉ ऑफ मास एक्शन है, इसमें बोला है कि जो रेट है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ऑल द रिएक्टिंग पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ऑल द रिएक्टिंग पार्टिकल्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम दिखाएं कि रेट इज इक्वल टू द, मतलब इसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ rate of reaction is depend on all the reacting species, जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उन सब के ऊपर रेट डिपेंड करता है, इसने ये कहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ हमारे पास कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट। अब ये जो हमारे पास कितने 2 मोल है, तो जो बैलेंसिंग जो कोफिशिएंट है ये कहाँ भेज देंगे हम, पावर में। एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी मींस ए के जितने भी पार्टिकल्स हैं, ए सब्सटेंस के जितने भी रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं उन पे भी रेट डिपेंड कर रहा है, जो बी है उस पे भी रेट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, लॉ ऑफ मास एक्शन। प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, देन रेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, k इंटू ए की पावर 2 एंड b की पावर 1। ये हो गया है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज पे रेट डिपेंड करता है, सभी रिएक्टिंग स्पीसीज पे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी रिएक्टिंग पार्टिकल्स पे रेट डिपेंड करे? नहीं। एक्सपेरिमेंटली ऐसा फाइंड आउट किया गया कि जरूरी नहीं है कि सभी के ऊपर रेट डिपेंड करे।
अब ये ए के 2 पार्टिकल है सपोज यहाँ पर, इन दोनों में से क्या पता एक के ऊपर भी डिपेंड कर जाए और क्या पता दोनों पे भी डिपेंड हो, और जो बी है उस पर डिपेंड कर भी सकता है रेट, और क्या पता ना भी करे। तो रेट जो है सभी रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये चीज हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट है, एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम बता सकते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट के बेस पे इसको हम बता सकते हैं कि कितने स्पीसीज पे रेट डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने बोला था ना कि देखो कि कोलिजन कितने हुए हैं, जितने ज्यादा कोलिजन उतना ही रेट ज्यादा, लेकिन कोलिजन की बजाय जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा रेट लो, उसके अंदर क्या बोला है कि सभी कोलिजन जो हैं वो इफेक्टिव कोलिजन हो, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। अगर सभी कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन हुए तो जो रिएक्शन का जो रेट है ना वो तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है, रिएक्शन की जो स्पीड है वो इतनी होती ही नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या फाइंड आउट किया गया है कि सभी कोलिजन जो है वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होते हैं, उनमें से कुछ कोलिजन जो है वो इफेक्टिव कोलिजन है। इफेक्टिव कोलिजन मीन्स रिएक्टिंग पार्टिकल्स का आपस में कोलाइड होकर के प्रोडक्ट में चेंज होना। अगर वो कोलाइड होकर के प्रोडक्ट में चेंज होते हैं इट मीन्स उन्होंने इफेक्टिवली कोलाइड किया है। तो टकराना, कोलिजन होना एक सिंपल बात है, एक अलग बात है, लेकिन टकराने के बाद, कोलाइड होने के बाद प्रोडक्ट में चेंज होना ये एक अलग मैटर है। तो प्रोडक्ट में वो चेंज होते हैं, पार्टिकल्स जो हैं आपस में कोलाइड होकर के अगर वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज होते हैं दैट मीन्स इट इज द इफेक्टिव कोलिजन, वो इफेक्टिव कोलिजन है, और उन इफेक्टिव कोलिजन्स पे ही रेट डिपेंड करता है। ठीक है, अभी जैसे हमने बोला कि यहाँ पर जो है सभी कंपोनेंट्स पे रेट डिपेंड करे, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट मे और मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज एक्सपेरिमेंटली जब इस लॉ को देखा गया तो पाया गया कि सभी के अंदर, सभी रिएक्शंस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ रिएक्शंस में तो ऐसा मिल गया, लेकिन कुछ रिएक्शंस में ऐसा ये जो कॉन्सेप्ट है ये फॉलो नहीं होता है, ये चीज वहां पर नहीं आ रही है। इट मीन्स कि सभी रिएक्टिंग पार्टिकल्स पे रेट डिपेंड करे, इट इज नॉट कंपल्सरी, इट मे और मे नॉट। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को फिर थोड़ा सा बदल दिया गया और एक नया लॉ बनाया गया जिसको हम बोलते हैं रेट लॉ। और रेट लॉ के अंदर हम क्या दिखाते हैं कि जो रेट है वो रिएक्टिंग पार्टिकल्स पे, रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड तो करेगा, बट सभी पे डिपेंड करे ये कंपल्सरी नहीं है। तो जो रेट लॉ, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग इसने क्या कहा है, इसने बोला है कि जो रेट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज पे डिपेंड तो करेगा ये, लेकिन सभी पे करे इट्स नॉट कंपल्सरी। रेट डिपेंड्स ऑन all reacting species, it may or may not possible, सभी पे डिपेंड करे ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट इज मतलब rate of reaction is found on, is based on, ये किसके ऊपर बेस्ड है, is based on experiment, एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे, मतलब थ्योरेटिकली हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें देखेंगे किस पे क्या डिपेंड किया है, किस कंपोनेंट पे रेट डिपेंड किया है,
उसी के अकॉर्डिंग दिखाते हैं। ठीक है, मीन्स जो बैलेंसिंग कोफिशिएंट है उसको देखते हुए हम नहीं कह सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या है हमारे पास, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, बट वो सभी पे करेगा नहीं करेगा वो हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं, इसने ये बोला है। अब जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है कि 2A + B इट गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसका जो रेट लो एक्सप्रेशन है वो हम दिखाएं। तो कैसे दिखाएंगे कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए पे डिपेंड कर रहा है। अब वो दोनों स्पीसीज पे करेगा या फिर वो एक पे करेगा, ये एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। तो वो दोनों पे भी डिपेंड कर सकता है, एक पे भी कर सकता है। तो जो रेट जो है वो हमारे पास ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इसे जो पावर है वो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट लगाने की बजाय यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं, एक्स वाई या फिर आप अल्फा बीटा, इससे हम दिखा देते हैं। इनकी पावर जो है वो स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यूज ना करके हम क्या यूज करते हैं, अल्फा बीटा गामा, इससे हम यूज करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो स्पीसीज है यहाँ पर उसके सभी पार्टिकल्स भी हो सकते हैं या फिर कोई एक पार्टिकल भी हो सकता है या फिर कोई भी ना हो। मीन्स यहाँ पर अल्फा और जो बीटा है उनकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, जो भी है मतलब। तो इन पे डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास कि इससे को अगर हम हटा दें प्रोपोर्शनलिटी को, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इसकी पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ B इसकी पावर बीटा। तो ये हो गया हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब ये किसी रिएक्शन को देख करके रेट लॉ बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, हम अल्फा बीटा के फॉर्म में दिखाते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर रेट लॉ आपको दिया हुआ है तो उससे आप किसी भी रिएक्शन को बना सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये अल्फा एंड बीटा जो है ये क्या है, रिएक्टिंग स्पीसीज, वो तो हमने बता दिया है। के क्या है यहाँ पर कांस्टेंट, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये के क्या है यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब पर यूनिट। अगर हम कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो यूनिटी मान लेते हैं, इफ concentration of reacting species in rate law expression is taken as unity or 1, ठीक है, then rate इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा कि जो कंसंट्रेशन है ए एंड बी, जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज हमारे पास हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है वो हमने क्या मान ली, ए मान ली। अगर वो 1 है, सॉरी अगर वो क्या है 1 है, अगर 1 है तो रेट किसके बराबर आ गया, के बराबर। मीन्स के क्या हो गया हमारे पास अब स्पेसिफिक रिएक्शन रेट में, ये क्या है रेट है रिएक्शन का जो कि क्या है स्पेसिफिक हो गया है। ये स्पेसिफिक मतलब यूनिटी, जब हम कंसंट्रेशन को यूनिटी लेते हैं देन रेट कांस्टेंट इज बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द
rate of a reaction. If concentration of reacting species taken as unity, तो ऐसा आप इसको डिफाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट, या इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पीड कांस्टेंट भी कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट भी कह सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हो, और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आ गई है हमारे पास रेट लो हम दिखा दिया है, रेट लो एक्सप्रेशन हमने दिखा दिया है। अब इस रेट लो एक्सप्रेशन में जैसे अभी मैंने बोला था कि रिएक्शन थी हमारे पास, कोई भी रिएक्शन थी हो तो A + B इट गिव्स अ प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन नहीं। अब इसका जो रेट लो एक्सप्रेशन है वो मैं क्या दिखा दूंगी, जैसे मैंने दिया हुआ है हमारे पास, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ओनली होता है ये, हम रिएक्शन को देख करके रेट लो नहीं बना सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली होता है। तो रेट लो जो है वो हमें दे दिया इस रिएक्शन का, सपोज कि रेट इज इक्वल टू द K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A, इसकी पावर से हमने अल्फा मान रखा है, इसकी पावर हमने क्या मान लिया था, बीटा, क्योंकि सभी A कंपोनेंट्स पे और सभी B कंपोनेंट पे रेट डिपेंड करे, इट्स नॉट कंपल्सरी। तो इसलिए हमें यहाँ पर अल्फा और बीटा सपोज कर लेते हैं कि भाई ये अल्फा बीटा जो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है वो। तो यहाँ पर जो ये अल्फा और जो बीटा हमने दिखाई, जो पावर हमने दिखाई है, कंसंट्रेशन की जो पावर्स जो हमने दिखा रखी हैं इन द रेट लो एक्सप्रेशन, तो जो अल्फा और बीटा की जो पावर्स है इनका जो सम है, इस सम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज द सम ऑफ powers of concentration terms in concentration terms of reacting species या reactants in rate law expression। rate law expression में जो हम कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट्स की, उनकी जो पावर दिखाते हैं, उन पावर्स का जो सम है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। अब जैसे सपोज, ठीक है, यहाँ तो हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझ आ गया क्या होता है, पावर्स का सम करना होता है। सम हमारे पास अगर 0 आता है इट मीन्स वो रिएक्शन कैसी है, 0 ऑर्डर की है। ठीक, अगर हमारे पास इफ अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो हमारे पास 0 आ गया, इट मीन्स रिएक्शन कैसी है, वो 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर सम हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है, 1, तो वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर अल्फा प्लस बीटा का सम हमारे पास आता है 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। 3 आ गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। फ्रैक्शन में आ रहा है, मान लो 1.5 आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। तो सम जो भी आएगा उसी के हिसाब से हम ऑर्डर दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो ऑर्डर है वो 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 4 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर हमने क्या दिखाई है, पावर्स का सम। पावर्स क्या है यहाँ पर, मतलब कि रिएक्टिंग पार्टिकल्स कितने हैं, कितने पार्टिकल्स पे रेट डिपेंड कर रहा है, उन सब का टोटल दिखा रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, और रिएक्टिंग जो पार्टिकल्स हैं जो इफेक्टिवली कोलाइड कर सके वो ज्यादा नहीं हो सकते हैं। मतलब टोटल पार्टिकल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन टोटल में से इफेक्टिवली कोलाइड कितने कर पाते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं हो पाते हैं। वो हमारे पास सिर्फ मैक्सिमम मतलब 4 तक ही हम दिखा पाते हैं। ये 4 से ज्यादा बहुत ही रेयर केस होते हैं, बाकी 4 तक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी हो पाती है ये, क्योंकि उनके पास प्रॉपर एनर्जी का होना जरूरी होता है, प्रॉपर ओरिएंटेशन का होना जरूरी होता है, और वो सभी पार्टिकल्स के पास वो दोनों एबिलिटी हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है, सभी के पास पॉसिबिलिटी नहीं होती है। किसी के पास एनर्जी प्रॉपर है तो ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होती है। अगर किसी के पास ओरिएंटेशन प्रॉपर है, मतलब पोजीशन अगर सही है उनकी, तो उनके पास एनर्जी नहीं होती इतनी कि वो आपस में कोलाइड कर पाए। तो आपस में इफेक्टिवली कोलाइड सभी पार्टिकल्स नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो ऑर्डर है मैक्सिमम 4 तक ही पॉसिबल हो पाता है वो। ठीक है, तो पावर्स का जो सम है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं।
अब हम दिखाते हैं कि जो ऑर्डर है वो कैसे आप निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग रेट कैसे दिखाते हैं। कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं इसमें हमारे पास। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपको कि कोई भी एक रिएक्शन है, लेट ए रिएक्शन ए गिव्स द प्रोडक्ट, ठीक है, ए प्लस बी इट गिव्स द प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन का जो रेट लो एक्सप्रेशन है वो आपको दे दिया गया है। वो दे दिया हमें कि रेट इज इक्वल टू द के इंटू ए की पावर दिखा दिया इसने 1 और बी की पावर हमने दिखा दिया यहाँ पर 0, ठीक है। और आपसे पूछते हैं कि ये जो रिएक्शन है इसका ऑर्डर क्या है, किस ऑर्डर की रिएक्शन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है छोटे छोटे। क्या करना आपको, ऑर्डर क्या होता है भाई, पावर्स का सम, पावर क्या इसकी 1 है इसकी 0 है तो कितना हो गया 1, मतलब इस b की पावर 0, b की पावर 0 का मतलब क्या है कि जो रेट है वो b कंपोनेंट पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। जो b कंपोनेंट है वो रेट में उसका कोई रोल नहीं है, मीन्स वो रिएक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व तो कर रहा है लेकिन वो इफेक्टिवली कोलाइड नहीं हुआ, वो और इफेक्टिवली कोलाइड नहीं हुआ इसलिए रेट उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई भी गेम है, उसमें कुछ प्लेयर्स हैं, मान लीजिए 10 प्लेयर्स हैं और वो आप खेल रहे हैं वो, लेकिन उनमें से जो अच्छे जो बेस्ट जो प्लेयर हैं वो सिर्फ कितने हैं, 2 ही हैं। बाकी सब जो वो क्या है, टीम को पूरा कर रहे हैं बस, खाली उनको कुछ नहीं आता जाता है, कुछ खेलना नहीं आता है, तो जो ओवरऑल सपोज जो गेम जो वो जीत जाते हैं वो। अब गेम जो जीता है वो किसकी वजह से है, उन 2 प्लेयर्स की वजह से जो बहुत अच्छा खेलते हैं, ना कि उन सब की वजह से। वो सब क्या कर रहे थे, वो सब तो बस एक तरह से टीम को पूरा कर रहे थे भाई, कंप्लीट कर रहे थे कि हमारे पास 10 प्लेयर होने चाहिए तो वो 10 को पूरा कर रहे थे, बाकी उन दोनों का रोल था उसमें। तो यहाँ पर भी ये तो रोल है इसमें, लेकिन इस बी कंपोनेंट पे रेट डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बी की पावर हमने क्या दिखा दी, यहाँ पर 0। सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है और ए के भी कितने पार्टिकल, सिर्फ एक पार्टिकल पे, सिर्फ एक स्पीसीज पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर है रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इसका मतलब ये है। इसी तरह से मान लीजिए आपके पास कोई भी दूसरा एग्जांपल दे दिया आपने, एक रेट लो एक्सप्रेशन दिया हमारे पास, और रेट लो के अकॉर्डिंग जो रेट है, रेट इज इक्वल टू क्या दिखा दिया, k इंटू ए की पावर 2 एंड b की पावर क्या दिखा दिया यहाँ पर 1/2, ये दिखा दिया, ठीक है। फ्रैक्शन में भी हो सकता है ये। तो ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू क्या हो गया 2 + ½ कितना हो जाएगा ये हमारे पास 3/2। रिएक्शन कैसी हो गई, फ्रैक्शनल ऑर्डर, रिएक्शन कैसी है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फ्रैक्शन में है। सॉरी, यहाँ पर ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5/2, तो फ्रैक्शन हो गया ये। तो ये एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन हो गई है। इस तरह से कोई भी हो सकता है, ये जो भी पावर्स आपको अगर इंडिकेट कर रखी है ना तो उनका सम करके आप ऑर्डर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर रिएक्शन दे रखी है तो उससे हम ऑर्डर नहीं बता पाएंगे। अगर रेट लो एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसमें हम देखेंगे कि जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उनकी पावर क्या शो की हुई है, उन पावर्स को क्या करना है, सिर्फ प्लस करना है, और प्लस करके क्या दिखा देंगे, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिखा देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा इस तरह क्वेश्चन होता है इसके ऊपर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप क्या आता है, ऑर्डर के ऊपर ही हमारे पास। ऑर्डर एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये इस यूनिट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्डर आपको समझ आ गया तो मानो आधी से ज्यादा यूनिट आपको समझ आ गई, यूं समझो आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि कोई भी एक रिएक्शन हमारे पास दी हुई है a + b, इट गिव्स द प्रोडक्ट, एंड इस रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन है, रेट एक्सप्रेशन छोड़िए आप, इसने बोल दिया कि जो ये रिएक्शन जो है इसमें, इस रिएक्शन के अंदर
रिएक्शन क्या है हमारे पास, A प्लस बी इट गिव्स द प्रोडक्ट। अब इसने बोल दिया कि जो ए स्पीसीज जो है, जो ए रिएक्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग टू ऑर्डर है फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू बी कंपोनेंट जो है, जो बी रिएक्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है रिएक्शन का, वो आपको दे दिया कि 2 है, ठीक। निकालना क्या है हमें, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल बिकम्स डबल, अगर उसको हम डबल कर देते हैं ए की कंसंट्रेशन को, देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। एंड सेकेंडली इसे में पूछ लिया कि जो बी है, इसकी कंसंट्रेशन को हम क्या कर दें, इट इज रिड्यूस टू हाफ, तो फिर रेट क्या होगा। ये 2 पार्ट इसमें बताने आपको। तो क्या करेंगे इसके लिए, पहले आप सबसे पहले आपको इसने बोला ना कि ए के अकॉर्डिंग तो ऑर्डर क्या है 1, बी के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या है 2, तो अलग अलग कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ऑर्डर शो कर दिया। इट मीन्स आप रेट लो एक्सप्रेशन दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार थोड़ा सा शॉर्टली दिखा दूं, फिर इसको, क्योंकि यहाँ पर रब कर दूंगी इसको, फिर मैं ए की जो कंसंट्रेशन है उसको तो हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, और जो बी है इसकी कंसंट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस टू हाफ, इसको हम डिक्रीज कर रहे हैं, रिड्यूस टू हाफ। तो फिर रेट क्या होगा ये आपको बताना है। तो जो ये इसने बोला है कि ए के अकॉर्डिंग ऑर्डर 1 है और बी के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या है 2 है, तो इसके अकॉर्डिंग आप रेट लो एक्सप्रेशन खुद बना लेंगे अब तो हम, क्योंकि इसने बता दिया है अलग अलग कंपोनेंट के हिसाब से ऑर्डर क्या है। तो जो रेट लो एक्सप्रेशन है इस रिएक्शन का, वो क्या है हमारे पास, क्या हो जाएगा कि रेट इज इक्वल टू द के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इसकी पावर 1, क्योंकि ए के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या था 1 था, एंड बी के अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या बोल रहा है, ये 2 बोल रहा है। तो ये हो गया हमारे पास। रेट को मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ स्मॉल आर से बना करके एक बार, कि आर इज इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये सपोज हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब पहले पार्ट में क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन जो 1 है वो हमें सोल्व करना है। इसमें पहला पार्ट कि ए को अगर डबल कर दें, ए को डबल कर दो भाई, अगर ए को डबल कर देते हैं हम, दुगना कर दिया हमने, तो फिर रेट क्या हो जाएगा, देखो क्या हो गया, दुगना हो गया, रेट इज इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द बी इसकी पावर 2, ये हो जाएगा। मीन्स रेट क्या हो गया डबल, रेट बिकम्स डबल। पहले इतना था, इक्वेशन नंबर ये बन रही है हमारे पास सेकंड। अब सेकंडली हमने क्या किया, डबल किया ए को, तो रेट भी क्या हो गया, रेट भी डबल हो गया। पहले ये था, अब ये हो गया है, तो इस वाले से क्या है, ये डबल है, तो रेट भी डबल हो जाएगा। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड में क्या था कि अगर हम बी को हाफ कर दें, इट इज रिड्यूस टू हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1। बी को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, इसको हमने हाफ कर दिया है, इसकी पावर क्या है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू क्या हो गया, अब इस 1/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/4। इसको मैं बाहर निकाल दूं, फिर भाई यहाँ पर 1/2 का भी स्क्वायर है और b का भी स्क्वायर है ना, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, ये इसकी पावर 2 दिखाएंगे, 1/2 की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 1/4। इसको मैंने बाहर निकाल दिया है, एंड के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, और यहाँ पे क्या बच गया, ये b की पावर 2। अब ये जो है, अब ये आगे सपोज हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो पार्ट है, ये तो यहीं से है ना, फर्स्ट वाली चीज में हमने यहीं पे दिखा दी, नॉर्मल रेट है रिएक्शन का, ये तो जब हमने
कोई भी चेंज नहीं किया था ए और बी में। अब जब बी में इतना चेंज किया, रिड्यूस टू हाफ कर दिया है, तो रेट क्या होगा फिर ये 1/4। रेट क्या जाता है 1/4 हो जाएगा उसका, पहले वाले से 1/4 हो गया है ये। तो ये हो गया रेट। तो इस टाइप से पूछ लेते हैं ये कि ए को हमने इंक्रीज कर दिया है, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, 1/4 कर दिया, हाफ कर दिया, तो फिर रेट क्या होगा। तो उसी हिसाब से कंसंट्रेशन जितनी भी बोली हुई है उसी के अकॉर्डिंग आप दिखा दीजिए, आ जाएगा ये। ठीक है, तो इस टाइप से ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं हमारे पास।